दोस्तों कहते हैं अंधेरी रातों में जब दूर दूर तक कोहरा पसरा हुआ हो तो तब अगर आपको कोई पीछे से आवाज दे या टोके तो कभी भी उसका जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही पीछे मुड़ना चाहिए। इसी तरह ऐसा ही कुछ प्रदीप के साथ हुआ था जब प्रदीप रात को कारखाने से गांव लौट रहा था और तब जो उसके साथ हादसा हुआ वो किसी की भी रूह कपकपा सकता है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, तो आइए जानते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। यह वाक्य सन 2015 का है। मैं उस घटना से इतना ज्यादा खौफ में रहा कि अगले 2 साल तक मैंने गांव ही छोड़ दिया था। दरअसल एक समय की बात है, मुझे ठीक तरह से याद है कि वो महीना जनवरी का था। मैं बिहार का सपैया जिले का रहने वाला हूँ। कड़कती ठंड में मैं अपनी साइकिल से कारखाने से घर लौट रहा था। दरअसल मैं अपने गांव से 7-8 किलोमीटर दूर के एक गांव में एक कारखाने में काम करता था। मेरे गांव में मैं सिर्फ खेती कर सकता था और रोजगार का कोई और साधन भी नहीं था। इसी वजह से मैं वहां गांव से बाहर जाकर काम करता था। इसी तरह एक बार की बात है, जनवरी के महीने की उस कड़कड़ाती ठंड में मैं देर रात 10 बजे के आसपास कारखाने से घर लौट रहा था। मैं अक्सर शाम के 6-7 बजे के आसपास कारखाने से निकल जाता था, पर आज मुझे थोड़ी देरी हो गई थी क्योंकि आज माल की डिलीवरी थी। मैं लगभग 10:30 बजे के करीब गांव के मकबरे तक पहुंच गया था और वहां से 20-22 मिनट का समय लगता। मैं अपनी साइकिल पर बड़े आराम से गुनगुनाते हुए ईखों के रास्ते चला आ रहा था। मुझे टॉयलेट लगी, इसलिए मैंने वहीं साइकिल को एक जगह पर खड़ा कर दिया और उसके बाद मैं खेतों के किनारे चलता गया। फिर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मैं लौटा कि तभी मुझे अचानक पीछे से किसी औरत ने आवाज दी। मुझे उस रात के पायल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ा डर गया था, जो कि स्वाभाविक भी था, क्योंकि आखिर रात के 11-12 बजे इस तरह कोई औरत अगर पीछे से आवाज दे दे तो किसी की भी हालत पतली हो जाएगी। मैंने भूत प्रेत और चुड़ैलों की बहुत सी घटनाएं सुन रखी थी, क्योंकि हमारे गांव में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती थी। मैंने बड़े बुजुर्गों की जुबानी सुनी थी। कभी भी इस तरह सुनसान रास्तों पर कोई अगर आवाज दे तब भूल से भी पीछे नहीं देखना चाहिए। मैंने भी पीछे नहीं देखा और साइकिल लिए निकला, पर मुझे एक बार फिर किसी ने आवाज लगाई। मेरे नाम को कोई पीछे से पुकार रहा था। मैंने इस बार भी ध्यान नहीं दिया और मैं अपने रास्ते चलता रहा। फिर इसके तुरंत बाद ही मुझे एक बार फिर किसी ने आवाज दी, लेकिन इस बार वो आवाज एक औरत की नहीं बल्कि 2 औरत की लग रही थी। मैं तेजी से साइकिल को चलाने लगा, पर मुझे पीछे से लगातार आवाज आ रही थी। पर तभी मैं एक आवाज से चौंक गया और ना चाहते हुए भी पीछे पलट गया। ये जो आवाज इस बार मुझे पीछे से आई वो सुरेंद्र की थी। सुरेंद्र मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है और हम लोग कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते हैं। पर सुरेंद्र का गांव मेरे गांव के बगल में है। सुरेंद्र की जैसे ही आवाज आई, मेरी खुशी की हदें पार हो गई थी और मैंने तुरंत ही साइकिल रोक दी तो वहां पर सुरेंद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुरेंद्र को मैंने डांटते हुए कहा, यार आखिर ये कैसा मजाक है, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। सुरेंद्र भी हंसने लगा और बोला कि तू भी बहुत बड़ा डरपोक है। मैंने भी अपनी थोड़ी तारीफ करवाने और थोड़ा दम दिखाने के लिए बोल ही दिया, अरे जा, ये भूत प्रेतों से मुझे डर नहीं लगता। भूत प्रेतों को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ। और मेरे इतना बोलने की देरी ही थी कि सुरेंद्र के हाव भाव एकदम से बदलने लगे। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था और मुझे ही एक टक से घूरे जा रहा था। मैं उस समय उसके चेहरे के हाव भाव को ठीक से समझ नहीं पाया। वो मेरा हाथ पकड़े खेतों की तरफ ले जाने लगा। मैं भी उसकी इस हरकत से थोड़ा डर गया कि आखिर उसे इस बात पर गुस्सा क्यों आ गया। वो मुझे
खेत से ही सटे एक खलियान में ले आया। मुझे इसका कोई भी कारण समझ में नहीं आया। सुरेंद्र अचानक ही चिल्लाने लगा और मुझे बोला, भूत प्रेतों पर तुझे विश्वास नहीं है ना? तुझे डर नहीं लगता है ना? अब तू देख, साक्षात तू भूत प्रेतों को देखेगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद सुरेंद्र वहीं जमीन के बगल में एक घेरा बनाया और मुझे उसमें खड़े रहने को कहा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना, अगर जिंदा रहना हो तो। उसके बाद सुरेंद्र खलियान के नीचे चला गया और वहां से उसने कुछ कंकालों का सेल और हाथ में कुछ मांस के टुकड़े ले आया। खलियान के नीचे गौशाला था, तो मुझे इस बात का भी शक था कि कहीं सुरेंद्र ने किसी गाय की हत्या करके उसका मांस तो नहीं ले आया। उस रात आधी रात का पहर था, जो कि वैसे ही अपने आप में बेहद डरावना लगता है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों मैंने सुरेंद्र से कह दिया कि मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। मैं घेरे के अंदर थोड़े डर के साथ ही खड़ा रहा। मैं बस सुरेंद्र की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। सुरेंद्र ठीक वहीं उसने एक दूसरा घेरा बनाया और उसके बाद वहीं पर बैठकर जोरों से कोई मंत्र बोलने लगा। सुरेंद्र की आंखें अब बंद थीं। बस इसी का फायदा उठाकर मैंने भागना चाहा। मैं घेरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि उसी खलियान के एक पेड़ पर से एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला इंसान नीचे कूद पड़ा, जो कि ऊपर से नीचे तक पूरा काला था। इसके तुरंत बाद ही मैंने देखा कि दो औरतें भी खलियान के नीचे से ऊपर आ रही थीं। इसी तरह करते करते वहां पर भूत प्रेतों की एक भीड़ जमा हो गई। उनमें से किसी की आंखें पूरी सफेद थीं, तो किसी का सिर नहीं था। कुछ कदमे आसमान छू रहे थे, तो कुछ कदमे छोटे थे। इसी तरह 1 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। मैंने बीच बीच में सुरेंद्र को आवाज देते हुए भी कहा, भाई देख, मुझे विश्वास हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज ये सब बंद कर दे। पर उसने मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मैं इसी तरह कांपता हुआ घेरे के अंदर खड़ा रहा। लेकिन अब जो मैंने देखा उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त यानी कि सुरेंद्र, जो मुझे यहां तक लाया था और हूबहू मेरे दोस्त की शक्ल का था, अचानक से उसका चेहरा परिवर्तित होने लगा और देखते ही देखते वो कब एक आदमी से एक औरत और फिर एक औरत से एक डायन बन गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। 2 घंटे से मैं इसी तरह घेरे में भगवान को याद करता रहा। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और मुझे भूत प्रेतों से डर भी था, पर इस बार जो कुछ मेरे सामने था वो मेरे लिए डर की सीमा से बिल्कुल बाहर था। मुझे इतना यकीन हो गया था कि आज मेरा बचना नामुमकिन है। सुरेंद्र अभी भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। धीरे धीरे अब वो एक डायन से एक पिशाचनी के रूप में परिवर्तित हो चुका था और अचानक से उसने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया। सुरेंद्र, या कह सकते हैं कि वो पिशाचनी खड़ी हुई और मेरे घेरे की तरफ आई। मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता कि उस समय मुझे कितना डर लग रहा था जब मैंने अपनी आंखों से भूतों की एक मंडली को देखा। इसके तुरंत बाद पिशाचनी बोली, अब तुझे डर लग रहा है या नहीं? और अब तुझे भूतों पर विश्वास हो रहा है या नहीं? मैंने भी डरते और कांपते सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दे दिया। उस वक्त रात के शायद 2 बज रहे होंगे। तभी तेज हवाएं एकदम से चलने लगी और वो सारे ही एक साथ तांडव करने लगे। उस पूरे इलाके में इस समय कोई और नहीं था जो मेरी चीख पुकार सुनता। वो मुझे बार बार घेरे से बाहर आने को ललकार रहे थे। मुझे पता था अगर मैं इस घेरे के बाहर गया तब मौत पक्की है। तेज हवाओं के साथ साथ पता नहीं अचानक पर कैसे मेरी आंख लग गई और मैं वहीं शायद बेहोश गिर पड़ा। अगली सुबह सीधे जब मेरी आंख खुली तब मेरे सामने शंभू और सीकन थे। वो बोले,
अरे प्रदीप बाबू, आप इस तरह इस खंडर के जमीन में क्यों पड़े हैं? यहाँ क्यों सो गए थे आप? ये सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं वहां से सीधा सुरेंद्र के घर भागा और वहां पहुंचकर मैंने उसे कल रात घटी सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गया। उसने कहा कि सिर्फ तेरे साथ ही नहीं बल्कि देर रात खंडर से गांव गुजरने वालों के साथ यही होता है। पीछे से कोई आवाज देता है और वो आत्माएं तुम्हें इस कदर विवश कर देती हैं कि तुम पीछे पलटोगे। इसके बाद कुछ इसी तरह वो आत्माएं खंडर में ले जाएंगी और वहां तांडव करेंगी। अगर तुम डरकर वहां से भागने की गलती कर दिए तो वहीं तुम उनका शिकार बन जाओगे या पागल हो जाओगे। अपने ही गांव में कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, या तो वो मर गए या वो पागल हो गए। इस घटना का खौफ प्रदीप के अंदर कुछ दिनों बाद तक भी रहा। प्रदीप उसके बाद कभी भी इस तरह अंधेरी रातों में अकेले या किसी खंडर से गुजरने की गलती नहीं करता, वरना उसका अंजाम मौत से भी दिल दहला देने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।